नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, आज से राजधानी बसों की सेवा शुरू हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 राजधानी बसों को हरी झंडी दिखाई है। 39 साधारण बसों को भी सीएम ने रवाना किया और ऑनलाइन रिजर्वेशन यूपी राही ऐप को भी लॉन्च किया है। यूपीएसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पे डाक टिकट जारी हुआ है और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और राजधानी बस सेवा के शुभारंभ पे उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। परिवहन विभाग के बेड़े में नई बसें शामिल हुई, ये उन्होंने कहा और परिवहन विभाग के मंत्री अफसरों को उन्होंने इस अवसर के लिए शुभकामनाएं दी। तो जनता को राजधानी बसों का ये तोहफा मिला है और जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह जाने में यानी यातायात को और सुगम बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम है। इससे पहले योगी सरकार की ये कोशिश रही है कि लोगों की सुविधाओं को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे मेट्रो मार्ग हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, उस पर फोकस रहा है। और अब बसों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह ताकि जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। चूंकि होली का भी अवसर है, अमूमन लोग अपने घर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ऐसे में अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही हैं। तो प्रदेश को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। यूपी परिवहन विभाग की शानदार यात्रा है और बजट 2023 में रोडवेज के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विकास पर खास ध्यान दिया है और 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा शुरू की जा रही है। कोरोना काल में 500 बसों का कोटा भेजा गया, यानी जो 500 बसें थी कोरोना काल में उन्हें कोटा भेजा गया था। राजस्थान का कोटा शहर जहां पे कई छात्र फंसे हुए थे। एयरपोर्ट की तर्ज पे विकसित होंगे बस अड्डे। तो मुख्यमंत्री ने यहां संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया और बताया कि आज कैसे प्रदेश बदल रहा है, आज कैसे विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन दो बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसें राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। पुरानी जो बसें हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसें अगर हैं, उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में 1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को। और पहली बार इतना पैसा अलग से मिल रहा, कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं। और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। परिवहन निगम के कार्यों। और खबर लखनऊ से है, जहां नोएडा की तर्ज पे झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा और बुंदेलखंड में मिले हैं 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से तैयार होगी कार्य योजना और निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी। तो डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ाया जाएगा।
तो इससे पहले 2015 में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था। तो योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, एक ये भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो 110 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया, ये बताया गया, ये जानकारी आई। और सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये किया। तो इसके पहले 2015 में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था। तो गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो 110 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया और सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये किया है। और नोएडा की तर्ज पर ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा। बुंदेलखंड में मिले हैं 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से तैयार होगी विस्तृत कार्य योजना और निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी। डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ाया जाएगा, आगे कार्रवाई उस पर की जाएगी, आगे उसे बढ़ाया जाएगा। तो निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी और डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद से आगे बढ़ाने की कार्रवाई होगी। और नोएडा की तर्ज पे ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा और बुंदेलखंड में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं और औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से तैयार होगी विस्तृत कार्य योजना। निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी और डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो नोएडा के तर्ज पे ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, चूंकि बुंदेलखंड में मिले हैं 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। तो डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे आगे बढ़ाने पे काम होगा और अब नोएडा की तर्ज पर ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा और बुंदेलखंड में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से तैयार होगी इस पर विस्तृत कार्य योजना। निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, अब नोएडा की तर्ज पर ही झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनेगा, इसके लिए क्या कार्य योजना बन रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है उसका विकास औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किया जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्राधिकरण बनाने पर कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर जिस तरीके से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसी तरीके से जो बुंदेलखंड को लेकर है एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि इस क्षेत्र में होने वाले विकास साथ ही साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और कोशिश होगी कि यहाँ पर औद्योगिक विकास विभाग टीजी के साथ उद्योग लगाने के लिए काम करे, जिसको लेकर एक विस्तृत कार्य योजना उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग की तरफ से तैयार की जाएगी। क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसको लेकर डीपीआर की मंजूरी कराई जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से नोएडा को विकसित किया गया है उसी तरीके से बुंदेलखंड का जो मुख्य जिला है झांसी उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। वहां पर नए नए औद्योगिक घरानों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही साथ कई यूनिट्स वहां पर स्थापित करने की योजना है और जो आवासीय योजना है वो भी वहां पर विकसित की जाएंगी ताकि बड़े पैमाने पर वहां पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो निवेशकों को यूनिट स्थापित करने के लिए भी जमीन उपलब्ध होगी और इस दिशा में अब आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
और खबर मेरठ से है, जहां मीट माफिया याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज को कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से रिहा हुआ है फिरोज उर्फ भूरा। गैंगस्टर एक्ट धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था फिरोज और पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते वो जेल से बाहर आया। 96 दिन के बाद 3 केस में कोर्ट से जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद फिरोज जेल से बाहर आ चुका है। पिछले 3 महीनों से अलग अलग जेल में बंद थे बाप और दोनों बेटे, यानी याकूब और उनके दोनों बेटे। तो पिछले 3 महीनों से अलग अलग जेलों में बंद थे। अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, फिरोज को जमानत मिली है, जेल से बाहर आ चुका है और क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी, क्या टिप्पणी कोर्ट ने की, किस आधार पे जमानत मिली है? तो अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं इस पूरे मामले को लेकर। तो 96 दिन बाद 3 केसों में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिरोज जेल से बाहर आया है और पिछले 3 महीनों से अलग अलग जेल में बंद थे याकूब और उनके 2 बेटे। तो मीट माफिया याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज को कोर्ट से राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था फिरोज उर्फ भूरा और अब इसे जमानत मिली है। 96 दिन बाद 3 केसों में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिरोज जेल से बाहर आया है। तो मीट माफिया याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज को कोर्ट से राहत मिली है। और गैंगस्टर एक्ट धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था फिरोज उर्फ भूरा, जिससे अब कोर्ट से राहत मिली है। और रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आत्मरक्षा पर पुलिस ने गोली चलाई और दोनों को, यानी जो बदमाश थे, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। गैंगस्टर के आरोप में दोनों बदमाश फरार चल रहे थे और फिलहाल शिवगढ़ पुलिस ने नेवलापुर गांव के जंगल से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर हुए, जहां पे कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। यहां पे 2 और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और मुठभेड़ हुई थी यहां पे, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को शिकंजे में लिया। आगरा में पुलिस और संयुक्त टीम की लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई और इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको यह भी बता दें कि 2 लाख रुपए और गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है। अलग अलग जगहों पे लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई जा रही है और 2 लाख रुपए और एक कार इनके पास से बरामद हुई है। आगरा में भी पुलिस ने 2 बदमाशों को शिकंजे में लिया है। और मेरठ में हाई प्रोफाइल परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दीवान ग्रुप के अजय दीवान की पत्नी नेहा दीवान साकेत अपने ससुराल के बाहर की ससुराल में एंट्री बैन कर दी गई है और नेहा दीवान इलाके में अपने ससुराल के बाहर खड़ी रही। वो घर के अंदर जाने की जिद पे अड़ी रही। दरअसल कुछ दिन पहले नेहा ने पति अजय दीवान पे चाय में जहर देने का आरोप लगाया था। सिविल लाइन के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक महिला के द्वारा अपने पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जहर देकर उसको मारने की कोशिश की गई है। इस पूरे प्रकरण में जो पति है उसके उनके द्वारा पत्नी के विरुद्ध एक वाद दायर किया गया। इसका तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा है और
इस वजह से उसमें पत्नी के द्वारा इस तरह का मामला वहाँ पे दर्ज कराया गया है। इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और जल्द ही इसमें जो भी कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की। और पीलीभीत में तेज रफ्तार वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के NH 730 की यह घटना है। और पीलीभीत में रेलवे की पटरियां बेचने के मामले में फरार चल रहे व्यापारी जुनैद पर शिकंजा कसते हुए आरपीएफ ने कार्रवाई को और तेज कर दिया है। सोनगढ़ी पुलिस को साथ लेकर टीम आरोपी के घर पहुंची और यहां पे कुर्की की घोषणा की, नोटिस चस्पा किया। 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर न होने पर मकान की कुर्की करने की चेतावनी दी। और कानपुर के अनवरगंज के पेचबाग में दबंग हाजी अजमत ने कब्जा कर लिया है और खुलेआम अवैध निर्माण करा रहा है। हाजी अजमत पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पीड़ित गुलाब अहमद की माने तो चौकी थाने से लेकर आला अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जमीन पे हाजी अजमत जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से दौड़ रहा हूँ। इधर उधर सब तरफ मैं जा रहा हूँ, जिसके पास जाता हूँ कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैंने सारे अधिकारियों को मैंने सूचित किया है और डीएम कने, एसपी कने, आईजी कने, कमिश्नर कने, मैंने सबके वहाँ से सूचित किया जाके। और थाने में जाता हूँ, मेरी थाने में सुनवाई नहीं होती है। कभी अनवरगंज सीओ के पास भेजा जाता है, कभी बेगमगंज से अनवरगंज, अनवरगंज से बेगमगंज। मुझको इधर उधर घुमाया जाता है, मेरी सुनवाई कोई नहीं की जाती है। जमीन मेरी पेजबाग 93/9 पेजबाग में है। कैसे कब्जा कर दिया अजमत ने वहाँ पे? खाली जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने एक गाय बांधकर कब्जा किया। गुलाब जो है कम से कम साल 1.5 साल से परेशान है और तमाम इन्होंने जो है थाने से गुहार लगाई, थाने भी गए, अनवरगंज गए, बेगमगंज गए, मगर इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। क्योंकि जो है जो अजमत नाम का व्यक्ति जो है वो जो है दबंग भी है और वो भूमाफिया भी है। इरफान का साथ उसने ना जाने कितनी अवैध संपत्ति उसने अवैध तरीके से वहाँ बना रखी है और कंट्रोल वाले मामले में भी जेल भी गया है। फ़हीम पहलवान के साथ में वो जेल भी गया है, उस पर कार्रवाई भी हुई, मगर उसने अपना हेन टेन लगा करके अपने आप बचाव किया, क्योंकि प्रशासन के लोगों को बैठना उठना रहा उसका, तो कहीं ना कहीं रसूख के चलते वो बचता चला आ रहा है। मगर एक बड़ा भूमाफिया है, बड़ा गुंडा है और कैसे मदद करेंगे? मदद पूरी करेंगे। इसकी पूरी कार्रवाई को मैं बढ़ाऊंगा। मैं ज्वाइंट सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मुलाकात करूंगा, मैं प्रार्थना पत्र दूंगा। और मेरठ के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के सराय बरहीम में रहने वाले शादमान को पिछले 1 हफ्ता पहले पीलिया होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत दवा की वजह से मरीज की हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हुई। तो अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। और अमरोहा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च किया और नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला में वहां पे पैदल मार्च किया और पैदल मार्च निकाल के शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और संवेदनशील इलाकों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी भी की जाएगी। तो होली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आला अधिकारी भी सड़कों पे उतरे हैं, लोगों के बीच जाके उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, किसी तरह का माहौल खराब ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने जमीनी हकीकत को देखा। अमरोहा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने यहां की व्यवस्थाओं को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए कि कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो। लोगों से भी अपील की कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें, किसी तरह का विघन ना डले, किसी तरह की कोई शरारत ना हो। और ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पे नजर रखी जाएगी, निगरानी की जाएगी। और बीजेपी का भाजपा को जानो अभियान, जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में नेताओं से इसको लेकर बातचीत करेंगे और अलग अलग देशों के सांसद, नेताओं और विदेश नीति के जानकार इसमें शामिल होंगे। तो विदेश नीति के जानकार भी इसमें शामिल होंगे और बीजेपी का ये एक नया अभियान है, भाजपा को जानो। और जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में नेताओं से इसे लेके बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और कई अलग अलग अभियान चला के पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है, संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच जाया जा रहा है और अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। और होली से पहले आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अरहर तूर पे इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। अब जो दाल है वो उसे बाहर से आयात करने पर कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे दाल सस्ती होंगी। और सरकार ने अब तक दाल पे 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, इसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो अरहर की दाल जो है वो सस्ती होगी और एक पहले से जो महंगाई की मार है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।